हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 1 एंड 2 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की अपनी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द गारमेंट एक्सपोर्टर्स फियर लूजिंग बिजनेस टू बांग्लादेश एंड द वियतनाम। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया अपनी जो, क्योंकि आपको पता है इंडिया कितना बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का, तो अब इंडिया को ऐसा डर क्यों है कि वो जो और कंपिटिटिंग कंट्रीज आ रही है, जैसे सबसे बड़ा जो टक्कर दे रहा है इंडिया को गारमेंट सेक्टर में, वो बांग्लादेश दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, गारमेंट जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया को, उनको डर है कि वो बिजनेस खो ना दे बांग्लादेश या वियतनाम की वजह से। फाइन, तो रीज़न वाई इंडिया इज लूजिंग मार्केट टू कंपीटिंग कंट्री। सबसे पहले क्या है, जो कॉटन और जो कॉटन यार्न का जो एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज में, वो अनचेक्ड होता है, बिना चेक के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लोकल सप्लायर्स हैं उनके पास रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने प्राइजेस उनको फिर ड्राइव करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो इंडिया का इंडियन कॉटन और कॉटन यार्न का जो एक्सपोर्ट है, वो पिछले 6 महीने में 56% इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि जो हमारी अपैरल शिपमेंट, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है ना कॉटन, तो लेकिन उससे जो बनी गारमेंट है, वो शिपमेंट हमारी सिर्फ 24% हुई है। फाइन, अब क्यों ऐसा, क्यों? कॉटन का जो प्राइस है वो एकदम से बहुत बड़ा है, मतलब कि जिसकी वजह से 30% से 60% बढ़ गया। इसके अलावा बजट अनाउंसमेंट आया था, जिन्होंने बोला था कि जो अगर आप कॉटन इंपोर्ट करते हो तो उस पर 10% ड्यूटी लगेगी। अब ऑफकोर्स, अब एक बात बताओ, अगर आप कॉटन, अच्छी कॉटन इंपोर्ट कर रहे हो, तो अगर उससे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे किसी कपड़े को, तो ऑफकोर्स उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट है, मतलब टूटी हुई है। ठीक है, और इसको डोमिनेट की जाएगी बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कि कोई एक अच्छा उसको मैनेज करने वाला कोई फ्रेमवर्क नहीं है। और जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है वो भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो गारमेंट सेक्टर में या अपैरल सेक्टर में अभी भी पीछे है। इसके अलावा जो लेबर लॉज हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इंडिया में जो अपैरल यूनिट्स की कमी है, और एवरेज साइज़ हमारे यहाँ पे 100 मशीन है, जो कि बहुत कम है। इवन कि कंपेरिजन अगर बांग्लादेश में करें तो एक फैक्ट्री में बांग्लादेश में नियर अबाउट 500 मशीन है, और हमारे इंडिया में ओनली 100 मशीन है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी कमी है। बांग्लादेश अब सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर हो चुका है आफ्टर चाइना, और वियतनाम के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी पिछले 8 साल में 240% बढ़े हैं। तो आप देख सकते हो, इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा डर है। रिसेंट इनिशिएटिव हमने क्या क्या लिए गए, सो दैट हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को हम थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकें। सबसे पहला, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। सेकेंड है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी मिशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, और लास्ट इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम। फाइन, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो हमने इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि हम अपनी इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट अप कर सकें। नेक्स्ट है, सेंटर इंट्रोड्यूसेस गाइडलाइंस टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर शेयरिंग द बायोलॉजिकल डाटा। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर GS3, और ये स्पेशली मेंस ओरिएंटेड ही रहेगी। अभी क्या है, एक पहले से इनिशिएटिव है जिसे हम बायोटेक प्राइड बोलते हैं। बोले तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनिशिएशन थ्रू डाटा एक्सचेंज, मतलब कि आप क्या करोगे, इसमें कुछ डाटा को शेयर करोगे, सो दैट आप क्या कर सको, अपनी रिसर्च को प्रमोट कर सको। और ये गाइडलाइंस अभी इशू की गई हैं, और इसका एम है कि हम क्या कर सकें, अपनी जो बायोलॉजिकल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको आप किस तरह से शेयर कर सको, उसके लिए एक फ्रेमवर्क लेके आएगा और कुछ प्रिंसिपल्स लेके आएगा, सो दैट आप इजीली शेयर कर सको अपने डाटा को। और ये सब जो इंप्लीमेंट किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, जो कि एक पहली नेशनल रिपोजिटरी है, जो हमारी सभी जो साइंस का डाटा है, लाइफ साइंसेज, मतलब कि चाहे कोई एनिमल, प्लांट स्पीसीज, जिनका भी जो डाटा है उनके डाटा की रिपोजिटरी है इंडिया की। फाइन, इसके अलावा क्या है, कोई भी जो पब्लिकली फंडेड लाइफ साइंस डाटा जो जनरेट होता है नेशनल लेवल पे, वो इन सबको क्या करती है, आर्चिव करती है, मतलब कि उनको संभाल के रखती है। फाइन, इसके अलावा क्या करती है, और भी कुछ एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, जो IBDC के द्वारा ही, मतलब कि उनके द्वारा संभाला जाते हैं, जिसे बायोग्रिड बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफकोर्स अगर आप डाटा को शेयर करोगे तो इससे सिग्निफिकेंस होगा, सबसे पहले क्योंकि रिसर्च में या फिर और ज़्यादा हम साइंटिफिक वर्क को प्रमोट कर सकते हैं और हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, मोलिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्या किस तरह से मैकेनिज्म है, उन सब की आप अंडरस्टैंडिंग को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब पर भी हमारी रिसर्च बूस्टअप होगी। इसके अलावा हम प्रीवियस जो रिसर्च हैं उन पर जो भी है उनको हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, है ना, तो उनके प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, तो डुप्लीकेशन होता है या जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई है, बाय DBT, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसके साथ किसके द्वारा, इन प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल डाटा शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, सो दैट अगर आप कोई भी बायोलॉजिकल डाटा शेयर करो, चाहे ह्यूमन का या फिर एनिमल्स का, प्लांट्स का, तो उनको प्राइवेसी भी बनी रहे और वो कॉन्फिडेंशियल बना रहे। फाइन, इसके अलावा इंडिया में और कौन कौन से डिजिटल रिपोजिटरीज हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेकंड है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, थर्ड है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी फॉर म्यूजियम्स ऑफ इंडिया, शोध गंगा, और है नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी।
नेक्स्ट न्यूज़ है सिंप्लीफाइड पेटेंट एंड द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हेल्पिंग इंडिया बिकम द इनोवेशन हब। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GST। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट हम क्या कर सकें, अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करें इनोवेशन के लिए और उनकी इनोवेशन को पेटेंट करें या उनके डिज़ाइन को, ट्रेडमार्क्स को। ठीक है, तो इस इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे कॉपीराइट हो, कोई GI टैग हो, कोई पेटेंट हो, उसको अगर आपको अपना स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसकी जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करिए। फाइन, सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमने क्या किया है, शिफ्ट करके डिजिटल मोड पे कर दिया सो दैट आप इजीली अपनी जो भी आपकी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको आप फाइल कर सकते हो और सर्विसेज ऑब्टेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस्ड होगी स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक, उसको सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसकी हियरिंग होगी। सेकेंड है एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पेमेंट। एक्सपीडिटेड मतलब कि जल्दी करना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो पेटेंट स्पेशली फाइल्ड हैं किस पे, स्टार्टअप से रिलेटेड, वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, उनको हम जल्दी एग्जामिन करेंगे। फाइन, तो इससे क्या होगा, विद इन अ ईयर आप पेटेंट ग्रांट कर सकते हो उन पर्टिकुलर बंदे को। रिडक्शन इन फीस। अगर आप क्या कर रहे हो, स्टार्टअप, MSME, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, अगर वो खुद पेटेंट या कोई भी इस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए फाइल कर रहे हैं तो उनके लिए जो फीस है वो 80% घटा दी गई है। इसके अलावा हमने क्या किया है, इम्प्रूव्ड एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सो दैट आप इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी लगे और ईजिली हर बंदा उसको असेस लेके सके और रियल टाइम मैनर में थ्रू वेरियस एप्लीकेशन जैसे IP एप्लीकेशन, इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम, SMS अलर्ट फॉर एप्लीकेशन एक्सेट्रा। फाइन, इन इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में पिछले 5 साल में इंडिया में 4 गुना इंक्रीज देखने को मिला है और इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो भी 48 हो गई है एज पर 2020, जो कि 2015-16 में 85th पोजीशन पे थी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इससे रिलीज किया गया था WIPO, दैट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, अब आप एक बार ये पढ़ लो इन द बॉक्स न्यूज़। इन द बॉक्स न्यूज़ जो भी होती है वो मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स हैं वो सभी सुपरवाइज करते हैं पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर जो भी काम हो रहे हैं, डिज़ाइन एक्ट 2000 और ट्रेडमार्क एक्ट 1990। फाइन, और ये जो ऑफिस है वो किसके अंडर काम करता है, DPIIT, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपसे काफ़ी बार बोलते हैं इस डिपार्टमेंट को याद रखना, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया टेक्स ओवर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द अगस्त। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। हम काफ़ी बार पढ़ते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बट इस टाइम काफ़ी टाइम बाद पढ़ रहे हैं। अभी कहीं इंडिया की जो पहली प्रेसिडेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021-20 के टेनर की, ठीक है, तो 2 साल का जो टेनर है उसका जो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, तो इंडिया का जो 2 साल का टेनर है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में वो 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गया था और ये 8th बार है जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता नहीं चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के बारे में हम एक बार सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, USA, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए। फाइन, 10 में से हर साल 5-5 किए जाते हैं, जैसे राज्यसभा में वो करते हैं ना, है ना, हर 2 साल बाद करते हैं। उसी तरह अफ्रीका से 2 लेते हैं, एशिया से हम 3 लेते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2 लेते हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 लेते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 लेते हैं। फाइन, और बाकी 5 तो परमानेंट हैं। फाइन, अब आप देखते हैं जो UNSC की प्रेसिडेंसी है वो मंथली बेसिस पे रोटेट होती है 15 मेंबर्स के लोग, और इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ये रोटेट होती है। एज अ प्रेसिडेंट इंडिया ने डिसाइड किया एक एजेंडा जिसमें कौन कौन से रेजोल्यूशन और कौन कौन से डायरेक्टिव सभी स्टेट पे बाइंडिंग होनी चाहिए। ये इंडिया ने क्या क्या डिसाइड किया हम जरा देखते हैं। इंडिया ने एजेंडा सेट किया है कि एक हाई लेवल मीटिंग्स होनी चाहिए 3 एरियाज़ पे, और वो एरियाज़ कौन है, सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और सब तीसरा पीस कीपिंग। आई डोंट थिंक आपको इन तीनों चीज़ों में मुझे बताने की जरूरत है। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन कितना ज़्यादा आजकल लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चल रही हैं, काउंटर टेररिज्म को किस तरह काउंटर कर सकते हो और किस तरह से पीस को आप फैला सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला कि हम एक मोबाइल ऐप को डिप्लॉय करना चाहिए, दैट इज़ अ यूनाइट अवेयर। ये क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा और मतलब सब कुछ बताएगा कि कहाँ पे कोई मतलब कि कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ तो नहीं चल रही हैं, ठीक है, और अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करेगा फॉर द पीस कीपर, जो मतलब जैसे हमारी आर्मी होगी जो हमें पीस को रखने में समर्थ करती हैं, हमें मतलब कि मदद करती है, तो उनको हम अवेयर प्रोवाइड करेंगे। फाइन, इसके अलावा UNSC एक तरह का प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज किसका, UN का, जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा UN की और
ऑर्गन्स भी, एक तो जनरल असेंबली हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये कुछ बॉडीज़ हैं, 6 बॉडीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फाइन। इंडिया इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसके लिए लड़ रहा है, और इसके साथ और कौन कौन कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि हमें मतलब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स मिले। एक है जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। तो G4 कंट्रीज़ याद रखना, G4 कंट्रीज़ चाहती है कि उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले, और वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन है? इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, इंडिया गेट्स न्यू डिजिटल पेमेंट मोड विद द ई-रुपी। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं गाइस, ऑफ कोर्स ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। जो ई-रुपी है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होगा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के, जो एक पर्सन स्पेसिफिक होगा और पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम, मतलब कोई पर्सन से रिलेटेड और क्या पर्पस है उसका। ये जो वाउचर होंगे एक तरह के ई गिफ्ट कार्ड की तरह होंगे, जो प्रीपेड नेचर में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए प्रीपेड होंगे, और ये ई गिफ्ट कार्ड्स होंगे, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पे आपको गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, द कोड ऑफ द कार्ड्स कैन बी शेयर्ड आइदर विया SMS और द QR कोड कैन बी शेयर। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हो तो आपको कुछ वाउचर्स मिलते हैं ना पेमेंट करने बाद, तो इवन कि आप वो जो वाउचर्स होते हैं वो आप अपने फ्रेंड को भेज भी सकते हो। तो उसी तरह ये जो होंगे उसको भी क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के थ्रू फ्रेंड्स के भेज सकते हो विया SMS या फिर QR कोड। फाइन। ई-रुपी क्या है? इट इज़ बैक्ड बाय एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी एज अंडरलाइंग एसेट, और इसका जो पर्पस होगा वो इसको डिफरेंट बनाएगा फ्रॉम अ वर्चुअल करेंसी, और इसके अलावा वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब कि आप इसको एज अ उसकी तरह यूज़ कर सकते हो। फाइन। और ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, याद रखना, मतलब गूगल पे, फ़ोन पे की तरह ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक क्या है आपको बता दें कि एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड टाइप है। फाइन। इसको डेवलप किया गया अगेन NPCI, दैट इज़ अ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UPI प्लेटफॉर्म पे, किसके साथ कोलैबोरेट करके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीपेड होता है नेचर में, तो ये टाइमली पेमेंट ही प्रोवाइड करेगा, मतलब कि कुछ लिमिट होगी। जैसे आप देखा होगा वाउचर होते हैं तो उसकी 1 महीने तक की लिमिट है, 15 दिन तक की लिमिट है जब आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह ये भी प्रीपेड होगी और इसका कुछ लिमिट होगी, टाइमली पेमेंट होगी, तभी आप उसके सर्विसेज रिसीव कर सकते हो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएटरी। कोई भी डिजिटल या बैंक प्रेजेंस रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जब मन करता है कंज्यूमर का तो वो इस वाउचर को रिडीम कर सकता है। फाइन। एंश्योर करेगा लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेरियस वेलफेयर सर्विसेज, कुछ सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करेगा। फाइन। कॉर्पोरेट जो हाउसेज हैं, कंपनीज हैं, वो भी ये वाउचर्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। फाइन। तो एक तरह का गिफ्ट वाउचर है। फाइन। दिवाली वगैरह पे दे सकते हैं। इसके अलावा वाउचर कौन कब रिडीम कर रहा है वो भी इश्योर के साथ ट्रैक किया जाता है। ठीक है, लाइक अगर जोमेटो के थ्रू इस वाउचर को रिलीज़ किया गया तो वो अपने आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। फाइन। अब हम पढ़ते हैं कुछ छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले असम में नागालैंड इंक एग्रीमेंट। देखो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी में हिस्सा पड़ती हैं। अभी के दोनों लोकेशन असम और नागालैंड के बीच में जो टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कहाँ पे, 2 लोकेशन पे, एक तो दसो वैली रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा है तुषार कोंग वैली, इनमें एग्रीमेंट हुआ है जिसमें दोनों जो असम और नागालैंड है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ करेंगी अगले 24 घंटे में। असम और नागालैंड आपस में 434 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो नागालैंड और असम है वो क्या करते हैं, अपने एरियाज को मॉनिटर करते रहते हैं थ्रू ड्रोन्स या सैटेलाइट इमेजरी, सो दैट मतलब कि वहाँ पे सिक्योरिटी बनी रहे, पीस बनी रहे। नेक्स्ट है अपडेटेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, अभी क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फाइन। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसको सबमिट करने के लिए। फाइन। अभी क्या है, ओनली 110 कंट्रीज़ हैं जो अभी पेरिस अकॉर्ड को जिनका एग्रीमेंट किया हुआ था, और इन्होंने अभी क्या किया, अपने अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को सबमिट किया है फॉर लिमिटिंग देयर कार्बन एमिशन। फाइन। मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट में जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें से सिर्फ 110 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी क्या किया है, अपडेटेड एनडीसीज को सबमिट किया है कि वो किस तरह से कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, जिसमें से चाइना और इंडिया ने अपने डेडलाइन को मिस कर दिया। पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पे, जिसको 196 कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और इसमें से सिर्फ 110 कंट्री ने भी अपडेटेड वाला सबमिट किया है। फाइन। कब अडॉप्ट किया गया था, दिसंबर 2015 में, जिसका एम ये था कि हमें अपना ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है और 2 डिग्री सेल्सियस प्रेफरली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें रिड्यूस करना है प्री इंडस्ट्रियल एरियाज तक। इस अकॉर्ड के अंदर जो भी पार्टिसिपेटरी कंट्री है 196 कंट्रीज, उनको 2020 तक के एंड में एक अपडेटेड एनडीसीज को सबमिट करना था, जिसमें से 110 कंट्री ने किया है और इंडिया और चाइना ने नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया ने नहीं किया। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी के जो आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो मार्च 2020 में 207.84 था, उससे बढ़कर 270.59 हो गया। देखो यार, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स नाम से समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआई का जो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स था वो 1 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था और बेस ईयर हम मार्च 2018 लेके चलते हैं। ये 5 बोर्ड पैरामीटर्स में हम इसका इंडेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट इनेबलर, इसकी वेटेज 25% है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड में 10% है, इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड में 15% है, परफॉर्मेंस 45%, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। तो आप देख सकते हो मार्च 2018 में इसका इंडेक्स इतना था 100, 2019 में 153 हो गया, सितंबर 2019 में इतना हो गया, मार्च 2020 में सितंबर। ठीक है, तो 6 महीने में आता है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी। तो गाइज इसके जो 5 पैरामीटर्स ये आपको पता होने चाहिए और कौन रिलीज़ करता है आरबीआई ये भी पता होना चाहिए। हंगर हॉटस्पॉट, अभी क्या है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, फाइन, तो और साथ में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने 23 कंट्रीज़ को वार्न किया है कि वहाँ पे और ज़्यादा पेंडेमिक की वजह से फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से या इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी हो सकती हैं। फाइन, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 41 मिलियन पीपल से ज़्यादा ऐसे हैं जो फेमाइन्स की वजह से क्या है, मतलब कि भूख में आए हैं, फूड इनसिक्योरिटी वजह से आए हैं और वो लाइफ और लाइवलीहुड सेविंग असिस्टेंस नहीं उनको मिला। अगर नहीं मिला तो वो इसके अंदर चले जाएंगे। इथोपिया और मडागास्कर ये वर्ल्ड की न्यू हाईएस्ट अलर्ट हंगर हॉटस्पॉट्स हैं और इंडिया हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये आप बताना, इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ द हॉटस्पॉट, इंडिया नहीं है। फाइन, नो डाउट इंडिया में सबसे ज़्यादा हंगर लोग रहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट सिस्टम। अभी क्या है, क्योंकि पेमेंट गेटवे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से बेंगलोर पुलिस ने एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट। क्योंकि आप देखना हम कितना ज़्यादा डिजिटल इंडिया, हर चीज़ डिजिटली हम बूस्ट करें, लेकिन साथ के साथ क्या काफ़ी फ्रॉड्स भी उसी वक्त बढ़ते हैं। तो इसकी ये अवेलेबल रहेगी कहाँ का, पुलिस हेल्पलाइन 112 पे। ये जो सिस्टम होगा क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट, ये वर्क करेगा थ्रू द टाइप ऑफ आरबीआई और बैंक्स के साथ, पुलिस कोर्ट्स इन सब चारों को मिलाएगा। जैसे ही कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उस इंडिविजुअल को कुछ डिटेल पे एग्री करना होगा और उस कंप्लेंट को ट्रीट किया जाएगा एज ए क्रिमिनल मिसलेनियस पटिशन। इससे पुलिस को अलाउ हो जाएगा कि वो क्या कर सकती है, उस फ्रॉडस्टर से उस मनी को रिक्लेम कर सकती हैं अगर उसने अभी तक बैंक से वो विड्रॉ नहीं किया। कुछ न्यूज़ है हल्लाम पीपल। अभी क्या है, ब्रू पीपल जो कि कास्को रिलीफ कैंप में रहते हैं दमकर एरिया त्रिपुरा के, और हल्लाम कम्युनिटीज़ जो कि यहीं पे फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं, उनमें कुछ क्लैशेस देखने को मिले। ठीक है, त्रिपुरा के ब्रू पीपल में और फॉरेस्ट लैंड पे जो हल्लामा कम्युनिटी है उनमें लड़ाई देखने को मिली है। जो हल्लाम कम्युनिटी वो त्रिपुरा की, वो कुकी चिन ट्राइब से बिलोंग करती है जो कि तिब्बत बर्मीज एथनिक ग्रुप है। इनको मिला कुकी भी बोलते हैं। तो ये कुकीज़ नहीं है इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि कल्चर, लिविंग स्टाइल और लैंग्वेज के बेस में कुकीज़ की तरह नहीं, लेकिन उनको फिर भी मिला कुकीज़ बोलते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी जो पॉपुलेशन है वो 57,000 ओनली, और ये सिर्फ त्रिपुरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ही हुक डांस और जो राई बलमनी फेस्टिवल है, ये कुछ फेस्टिवल है इसके जो पॉपुलर है अमंग द हलम्स। ठीक है, तो गाइज ये हमारी आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इन डांस के बारे में, फेस्टिवल के बारे में पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइब का। फाइन, तो गाइज यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।